बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, बड़ी मुश्किलों से यूपीएस अरेंज किया और फिर मैं आपके पास आया हूँ। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितना अपना कंपनीज एक्ट था इसको कंप्लीट किया। ये देखो, कंपनीज एक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आवाज़ तो आ रही है ना तुम्हें? हाँ आ रही है। कंपनीज एक्ट कंप्लीट किया हमने। और कंपनीज एक्ट कंप्लीट करने के बाद ये देखो यार, है ना। और स्पेशल कंपनीज पार्ट बी की वेटेज हमारे एग्जाम में पता कितनी है? स्पेशल कंपनीज 10 नंबर की वेटेज है हमारे एग्जाम में इसकी, यानी 10 नंबर का हमसे यहाँ से पूछेगा। और 1 नंबर की अहमियत उस स्टूडेंट से पूछनी चाहिए जो कि 49 पे फेल हो जाता है। ओके, तो इसलिए किसी भी लॉ को तो छोड़ने का वो हक ही नहीं बनता। अगर तुमने ये ना समझा एनबीएफसीज, तो ये तुम्हारी जान का अजाब बना रहना है। ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, इस हेड में स्पेशल कंपनीज आती हैं हमारे पास कि कंपनी एक्ट तो उन पे नाफिज होता है, लेकिन उसमें सबसे पहला नंबर है एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ओके, देखो जब कंपनीज, आवाज तो आ रही है ना? मुझे इंटरनेट अनस्टेबिलिटी का मैसेज पता नहीं क्यों आ जाता है। आवाज की कम आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ यार। देखो यार, जब कंपनीज एक्ट 2017 आया ना दुनिया में, तो उसने कह दिया कि आवाज ठीक होनी चाहिए। सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ओके। एक बार आप लोग अपना नेट चेक कर लेना। बाकी मुझे मैसेज आया था इसलिए मुझे फिक्र हुई, मैंने पूछ लिया आप लोगों से। अच्छा, जब बात सुनो, अब कहानी बनाते हैं। जब दुनिया में कंपनीज एक्ट 2017 का आया ना, उसने कहा मुझसे पहले जो कुछ भी पाकिस्तान में है, जितने भी ऑर्डिनेंस है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 98 हो गया। ठीक है, जब कंपनीज एक्ट आया ना, उसने कहा मुझसे पहले जो कुछ एक्ट भी है दुनिया में वो रिप्लीट हो गया। लास्ट लेक्चर अपलोड नहीं है। मैं आईटी टीम को यार ये रिक्वेस्ट कर दूंगा कि लास्ट लेक्चर जो है ना वो अपलोड कर दें। ओके सर, फुल स्क्रीन करें प्लीज। ओके यार, ये लो फुल स्क्रीन, ये लो फुल स्क्रीन शेयर कर दिया। अब खुश? चलो अब मुझे बोलने दो, अब मुझे रोकना ना, टोकना ना। अब गौर से सुनो। अच्छा, जब कंपनीज एक्ट आया ना दुनिया में, उसने कहा मुझसे पहले जो कुछ भी है ना, जितने भी एक्ट हैं, जितने भी एक्ट हैं, जो भी कंपनीज का डाटा है तुम्हारे पास, सब रिप्लीट हो गया, भूल जाओ, मनसूख कर दिया मैंने। सिवाय कंपनीज ऑर्डिनेंस के सेक्शन नंबर 82, 282 ए से लेकर 282 एम तक का डेटा मैं रिप्लीट नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कंपनीज एक्ट ने कहा कि आपके पास जितने भी लॉज हैं कंपनीज को रजिस्टर करने के, बनाने के, कहता है मैं सब जो है वो ख़त्म करने जा रहा हूँ। लेकिन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का सिर्फ इतना हिस्सा मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, वो नाफिज ही रहेगा। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 अभी भी लागू होता है, लेकिन उसके सेक्शन नंबर 282 ए और 282 एम अभी भी जिंदा हैं। और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को वो सेक्शन फॉलो करने होते हैं। तो हमारे सिलेबस में एक तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के ये वाले सेक्शन है। उसके बाद रूल्स हैं एनबीएफसी को बनाने के लिए।
और मैंने तुम्हें पहले समझाया था यार, रूल्स कहाँ से आते हैं? जब पार्लियामेंट इकट्ठी होती है ना, तो वो एक ऑर्डिनेंस या एक्ट के जरिए कंपनी का वजूद ले आती है। रूल्स क्या है मैंने पहले भी बताया था। जब पार्लियामेंट इकट्ठी होकर बैठती है ना, तो वो एक एक्ट पास करती है कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ना एक अदारा होना चाहिए। अब SECP का अदारा उन्होंने बना दिया। उन्होंने कहा SECP का काम क्या है? तो SECP का काम यार ये है कि ये अदारा पाकिस्तान में कंपनीज को रेगुलेट करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करता है। अब ये इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए बाज दफ़ा रूल्स पास करता है। रूल्स होते हैं कंप्लीट, एक बुक लिखता है, रूल्स बनाता है उनके लिए, या SROs इशू करता है इनके ऊपर। सही है? तो कंपनियां हैं जिनको बनाने के लिए रूल्स को जो है फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, अगर हम रूल पढ़े ना ये इलादा इलादा, तो हमें बिल्कुल नहीं समझ आएगी क्या हो रहा है। हाँ, अगर एक सीक्वेंस से बिल्कुल समझ के पढ़ा जाए ना, तो बहुत अच्छा पढ़ा जाएगा। दूसरा ये कि यार जब भी तुमने ये रूल तैयार करने हैं ना, मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि यार तुम लोगों ने ना कभी भी डेफिनेशन को नहीं छोड़ना, क्योंकि तुम में ना लिखने के लिए वो दे रहा है डेफिनेशन आजकल कि अच्छा वो डेफिनेशन वहाँ पे थी, उसका मतलब बताओ क्या है। तो ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने देखो नोटिफिकेशन के जरिए रूल पास किया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अब मसला ये है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है क्या? देखो, एक तो बैंकिंग कंपनी का तो आपको पता होगा कि बैंकिंग कंपनी किसको कहते हैं, पता है ना सबको? बैंक्स हमारी इकोनॉमी में मौजूद है। अच्छा, अब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्या? अच्छा, नाम तो पढ़ के हमें समझ आती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। जी, ऐसी कंपनीज जो बैंक का कारोबार नहीं करेंगी। नहीं यार, ये बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का मतलब ऐसी कंपनीज जो कि बैंक तो नहीं है, हाँ बैंक से मिलता जुलता कारोबार कर रही हैं, ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। जब मैंने भी एक्ट नहीं पढ़ा था आपकी तरह, तो मैंने जब नाम पढ़ा ना नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, तो मैं भी स्टूडेंट लाइफ में यही सोचता था कि अच्छा बैंक वाली बैंकिंग कंपनीज और बाकी कंपनीज जितनी भी हैं उनको हम कहेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा मुझे अकल आ गई। इसी तरह बच्चों, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का मतलब ये है ऐसी कंपनियां जो कि बैंक नहीं है लेकिन बैंक से मिलता जुलता कारोबार कर रही हैं। हम अपने माशरे में ऐसी कंपनियां देखते हैं जैसे बैंक तो नहीं है लेकिन कुछ लोग कंपनी बना के कार फाइनेंसिंग का काम कर रहे हैं, लोगों को गाड़ियां किस्तों पे दे रहे हैं, है वो बैंक नहीं। आजकल बहुत आम है ये, मुझे भी मैसेजेस आते हैं बैंक से, आसान बैंक की तरफ ना जाएं हमारी तरफ आ जाएं। और मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि घर बनाने के लिए कर्जा हमसे ले लें, बैंक से ना लें। तो ऐसी जो कंपनीज बनती हैं इनको बोला जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। आए दिन हम देखते हैं हमारे माशरे में डबल शाह पैदा होता है। आए दिन हम अपने माशरे में देखते हैं आवाम को लालच दिया जाता है। आए दिन हम देखते हैं एक मोटरसाइकिल दिखा के दो मोटरसाइकिल देने का लालच दिया जाता है। तो देखा रिस्क कितना है अब इन लोगों का, इतना ज़्यादा रिस्क है इस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में। अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आवाम को इफ़ेक्ट करने जा रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर को इफ़ेक्ट करने जा रही है, लोगों के पैसे से खेलने जा रही है, तो SECP भी इसको आंखें दिखाने जा रहा है। अब देखना, हम सीखेंगे कि चलो यार, हम ये सारे कोई 30-35 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब चलो माशाल्लाह आज 45 हो गए हैं। तो
लाइव हम 45 लोग हैं, हम कहते हैं चलो मिलके क्यों ना हम बैंक जैसा कारोबार करें, जैसे बैंक गाड़ियां देता है लोगों को, चलो हम भी देते हैं। तो चलो इस रेगुलेशन को पढ़ते हैं कि अगर हमने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। उस क्या हमें कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा कि जैसे वो कंपनी बनाते हैं, बस एक कंपनी बनाई और लोगों को गाड़ियां दे, लोगों से पैसा लिया और गाड़ियां देना शुरू कर दी, क्या वो है या इसकी बात मानते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये तो मैं तुम्हें डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, इसकी डेफिनेशन बच्चों तुम खुद पढ़ोगे। जैसे एसेट मैनेजमेंट सर्विस क्या है, एसेट का मतलब क्या है, ये एक नज़र तुमने देखना है। और मैं बच्चों को बताता हूँ कि यार जितने भी ये रूल्स और रेगुलेशन है ना, इनकी डेफिनेशंस तुमने यार लाजमी देखनी है, लाजमी देखनी है। इसमें इकोनॉमिक्स की एक दो डेफिनेशन है, जैसे क्लोज एंड स्कीम, ओपन एंड स्कीम, ये तुम इनको एक नज़र देख लेना, क्योंकि आईसीएमए वाला डेफिनेशन में से ना कुछ पूछ रहा है आजकल। जैसे कनेक्टेड पर्सन इन एनबीएफसी का मतलब क्या है, ठीक है। एनबीएफसी में किस पर्सन को कनेक्टेड कनेक्टेड पर्सन बोला जाएगा। तो ये डेफिनेशन तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगी, क्योंकि तुमने मुझसे पढ़ लिया यार सारे का सारा कंपनी लॉ, ठीक है। तो ये कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन, कनेक्टेड पर्सन का मतलब क्या है, तुम्हें पढ़ के समझ आना चाहिए, ठीक है। तो कनेक्टेड पर्सन का पढ़ लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसे कस्टोडियन है, एक नज़र देख लेना कस्टोडियन किसको कहते हैं, डिस्काउंट सर्विस किसको किसको कहते हैं। ये सारी डेफिनेशन मेन जो रात को मैंने वो भेजा था ना, आपको रूल्स भेजे थे, वो इसीलिए भेजे थे कि तुम इन डेफिनेशंस को ना भूलना, एक नज़र देख लेना इनको, ताकि हमें पूछ लिया ना फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी क्या है, आईसीएमए ने पूछ लिया, तो हम थोड़ा बहुत लिख सकें कि फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का मतलब ये है। ओके बच्चों, तो ये आपने ना एक नज़र सारी डेफिनेशन को देख लेना है कि कल को अगर कोई पूछ ले हमें कुछ ना कुछ इसका आता हो डेफिनेशन का। अच्छा, सारी डेफिनेशन ना करने बैठ जाना, वो डेफिनेशन जो कि इम्पोर्टेंट हो, जैसे ओपन एंड स्कीम, क्लोज एंड स्कीम देख लेना क्या होती है, ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। इकोनॉमिक गूगल पे सर्च करना, ओपन एंड स्कीम क्या है, क्लोज एंड स्कीम क्या है, फिर यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये जो छोटी मोटी एक दो लाइनों की डेफिनेशन है ये ना देखना। हाँ, ऐसी डेफिनेशन देख लेना, प्राइवेट फंड का मतलब क्या है, प्राइवेट फंड का मतलब क्या है इसमें। तो ये जो है डेफिनेशन तुम्हारे सुपुर्द की मैंने। ओके, अगर मैंने डेफिनेशन तुम्हें कह दिया पढ़ने का, ये मतलब नहीं कि तुमने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना। जैसे मैंने नाम लिया ना मोटा मोटा, प्राइवेट फंड क्या है, सही है, इसी तरह ओपन एंड क्लोज एंड क्या है, इसी तरह कनेक्टेड पर्सन क्या है। तो ऐसी डेफिनेशन तैयार कर लेना, ये ना करना प्रमोटर का मतलब क्या है, पर्सन का मतलब क्या है, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये मेजर शेयर होल्डर का मतलब क्या है, ये एक नज़र देख लेना, बस इनको याद ना करना। ओके, अब हम चलते हैं, आखिर ये एनबीएफसी हमने बनानी है, हम 45 लोगों ने सोच लिया कि हम एनबीएफसी बनाना चाहते हैं। कहता है पहले तो एनबीएफसी अगर लोग ये काम करेंगे ना, ये वाले काम, टू ऑफ ऑर्डिनेंस 1984, कहता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब क्या है। कहता है अगर आप पाकिस्तान में ये कोई काम करने जा रहे हैं ना, तो आपको ज़रूरत है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की, ठीक है। आपने वो सारी रेगुलेशन फॉलो करनी है जो हमने इशू की है। अच्छा, वो कौन कौन से काम हैं जिनके लिए एनबीएफसी को बनाना ज़रूरी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज विच इंक्लूड द कंपनीज लाइसेंस्ड बाय द कमीशन। कहता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको कमीशन की तरफ से ना एक स्पेशल किस्म का लाइसेंस मिला होता है, और जब ये इनको लाइसेंस मिल जाता है टू कैरी आउट to carry out any one or more of the following form of business। कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको कमीशन की तरफ से एक स्पेशल लाइसेंस मिलता है कि वो नीचे दिए गए कामों में से कोई एक या एक से ज़्यादा मिल मिला के कर लें।
वो काम कौन कौन से हैं? वो काम है इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज। इसकी डेफिनेशन एनबीएफसी में भी दी हुई है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज। इसका मतलब क्या होता है, आप हमें पैसे आज पकड़ा दें, कल हम आपको मोटे ताज़े पैसे बना के दे देंगे। ठीक है, बैठे हुए हैं हमारी इकोनॉमी में डबल शाह कि हमें पैसे दे दें, हम आपको डबल करके पैसे दे देंगे। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको एनबीएफसी बनाने की ज़रूरत है। अगर आप लीजिंग, ऐसी कंपनी जो कि लीजिंग का काम करना चाह रही है, तो हमें एनबीएफसी बनाने की ज़रूरत है। देखो ये सारे काम आजकल एक बैंक कर रहा है, बैंक तो पूरे एक प्रॉपर वे से परफॉर्म कर रहा है सारे फंक्शन, लेकिन अगर बैंक के अलावा कोई और करने जा रहा है, हम उसको बोलेंगे एनबीएफसीज, उसको बोलेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अगर लीजिंग का काम, लीजिंग किसी किस्म की भी हो सकती है, लीजिंग एसेट्स की भी हो सकती है, लीजिंग जो है कार की भी हो सकती है, बाइक की भी हो सकती है। हाउस फाइनेंस सर्विसेज, ऐसी कंपनीज जो कि फैसिलिटी दे रही हैं कि आप हमसे कर्जा लें और घर की रेनोवेशन कर लें या घर क्रिएट कर लें, तो वो हाउस फाइनेंस का सर्विसेज में आता है। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इसकी डेफिनेशन मौजूद है एनबीएफसी में भी, कि आप हमारे साथ कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करें। वेंचर का मतलब होता है पार्टनरशिप करें हमारे साथ किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, किसी किसी इन्वेस्टमेंट में हमारे साथ पैसा इन्वेस्ट करें, और जो जो भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उससे जो भी मुनाफा होगा हम आपस में तकसीम करेंगे। इसके बाद डिस्काउंटिंग सर्विसेज, देखो बैंक भी डिस्काउंटिंग सर्विसेज कर रहा है। तुमने बी काम में शायद पढ़ा हो कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसको पहले डिस्काउंट करवा लो, चेक होते हैं उनको पहले डिस्काउंट करवा लो, डिस्काउंट करवा के आज ही पैसा ले लो। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, कि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, कैसे करें और कितनी करें, तो ये भी एक एनबीएफसी है। उसके सेट मैनेजमेंट सर्विसेज का मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट हमारे हाथों में है, हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, आप किस किस शेयर्स में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। तो एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस विच द फेडरल गवर्नमेंट मेड बाय, वो कहता है इनके अलावा कोई ऐसा बिजनेस जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसके बाद नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया, तो वो भी एनबीएफसी की मद में आएगा। तो ये पाकिस्तान में अगर आप बिजनेस करें तो एनबीएफसी में गिना जाएगा। अब मसला ये है कि क्या ये ऐसे ही कर लिए जाएंगे जैसे कि कंपनी हमने रजिस्टर करवाई थी? तो उसके लिए सबसे पहले तुमको फॉलो करना पड़ेगा एनबीएफसी रूल्स 2003, कि अगर आपने एनबीएफसी बनानी है तो कौन कौन सी रेगुलेशन तुम्हारे ऊपर अप्लाई होंगी। तो वो सारी रेगुलेशन तुम्हारे ऊपर अप्लाई होंगी जो रात को मैंने तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी थी। तो उनको देखो, मैंने बड़े प्यारे अंदाज से, बड़े सोने अंदाज से मैंने ना उनको समराइज कर लिया है कि असल में है क्या। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनबीएफसी, रूल नंबर इसका 3 है। रूल 3 में बताता है अगर आपको एनबीएफसी बनानी है ना, तो सबसे पहले आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। जैसे तुमने आईसीएमए में एज पैदा होते ही तो एडमिशन नहीं ना ले लिया था, तुम पहले तुम बड़े हुए, फिर तुमने मैट्रिक किया, फिर तुमने एफएससी की, तो फिर तुम आईसीएमए में आ गए हो। इसी तरह वो बताएगा कि एनबीएफसी के लिए बनाने के लिए पहले तुम्हें एलिजिबल होना पड़ेगा। एनबीएफसी में बी एस्टेब्लिश, कहता है एनबीएफसी बनाई जा सकती है, मे बी एस्टेब्लिश इफ ईच ऑफ इट्स स्पॉन्सर, अगर इसमें पैसा डालने वाले प्रपोज डायरेक्टर, और इसके जो प्रपोज्ड डायरेक्टर हैं कि अभी एनबीएफसी बने नहीं और उसके फॉर्म में लिखा हुआ है कि जब ये बनेगी ये डायरेक्टर होंगे, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव और उसका चेयरमैन एंड कंडीशन नेमली। ये ये सबके लिए कह दिया कि एनबीएफसी में जो पैसा डालने जा रहा है यानी इसके स्पॉन्सर्स, और स्पॉन्सर खुद डायरेक्टर नहीं बनने जा रहा तो प्रपोज डायरेक्टर्स, उसके बाद उसके बाद उसके बाद प्रपोज डायरेक्टर के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके बाद चेयरमैन ऑफ द बोर्ड फुलफिल्स
अच्छा एक मिनट, ये कंडीशन इसको फुलफिल करनी चाहिए, कौन कौन सी, इसको ऐसे कर लूँ, has not been associated in any illegal banking business deposit taking or financial dealing। कहता है एनबीएफसी अगर बनाने के लिए ये 3-4 लोग मेरे पास आए हैं ना, तो पहली कंडीशन ये है कि वो कभी भी ऐसे काम में मुलविस ना रहे हों जो कि इलीगल बैंकिंग बिजनेस कभी इन्होंने किया हो, या डिपॉजिट इलीगल डिपॉजिट टेकिंग की हो, या कभी इलीगल फाइनेंशियल डीलिंग किसी के साथ की हो। तो पहला पॉइंट ये इन्होंने ना कभी किया हो। दूसरा पॉइंट, ही एंड कंपनीज, वो खुद या वो कंपनीज, ही एंड द कंपनीज इन विच ही इज अ डायरेक्टर आर मेजर शेयर होल्डर। ये खुद जो एनबीएफसी बनाने आगे हैं इनकी बात हो रही है, ये खुद या वो कंपनीज जिसमें ये डायरेक्टर थे या मेजर शेयर होल्डर थे। हैव नो ओवरड्यू ऑफ लोन आर इंस्टॉलमेंट्स आउटस्टैंडिंग टूवर्ड्स एनी एनबीएफसी आर एनी बैंकिंग आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने कहा वो कंपनी जिसमें ये डायरेक्टर थे या मेजर शेयर होल्डर थे, उस कंपनी ने कभी डिफॉल्ट ना किया हो, उस कंपनी ने कभी डिफॉल्ट ना किया गया हो कि कोई ओवर ड्यू पेमेंट ना हो किसी एनबीएफसी या किसी बैंक की तरफ। ही डिफॉल्टेड, और ना कभी इन्होंने क्या किया हो, ही डिफॉल्टेड इन एनी पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और इन तमाम लोगों को बता दिया जाता है अगर आपने डिफॉल्ट किया है टैक्स एप्लीकेशन में, पेमेंट ऑफ टैक्सेस में, कि हुकूमत को कभी टैक्स नहीं दिया, तो कहता है कभी भी तुमको एनबीएफसी नहीं बनाने दूंगा। दो रिक्वायरमेंट होगी, ही हैज़ नॉट बीन स्पॉन्सर डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेटिव फाइनेंस सोसाइटी और फाइनेंस कंपनी। फिर वो कहता है कभी भी अपनी ज़िंदगी में वो ना तो स्पॉन्सर था, ना डायरेक्टर था, ना चीफ एग्जीक्यूटिव था ऐसी सोसाइटी का जो कि बनी है फाइनेंस सोसाइटी एक्ट के थ्रू। उसके बाद ही हैज़ नेवर बीन कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी फ्रॉड ना कन्विक्ट कन्विक्टेड किया हो, कभी कमिट फ्रॉड ना किया हो, आर ब्रीच द ट्रस्ट ऑफ आर ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग द मॉरल टर्प्टिट्यूड आर रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस फॉर मिसकंडक्ट। कहता है अपनी लाइफ में कभी भी उसने फ्रॉड ना किया हो, उसने कभी कोई गैर इखलाकी काम ना किया हो, आया तो अप्लाई करने हैं एनबीएफसी, लेकिन चोरियां करता है और इसको चोरी की सजा भी हो चुकी है। और उसके बाद अपनी जॉब से मिसकंडक्ट की वजह से ये निकाल दिया गया, इसने कोई मिसकंडक्ट किया था जिसकी वजह से इसको जॉब से निकाल दिया गया था। ही हैज़ नेवर बीन एडजस्टेड एज इंसॉल्वेंट, उसको कभी भी इंसॉल्वेंट ना करार दिया गया हो। उसके बाद ये पॉइंट पढ़ने वाला है, मुझे लगता है मैसेज आया किसी का। सही है, सी पॉइंट रिपीट, सी पॉइंट, अच्छा पहले मैं ये पॉइंट कंप्लीट कर लूँ फिर सी की तरफ आता हूँ। वो कभी भी इंसॉल्वेंट ना करार दिया गया हो। हिज नेट वर्थ, ये पॉइंट समझने वाला है। हिज नेट वर्थ, डायरेक्टर के नॉमिनी डायरेक्टर के अलावा बात हो रही है। अब नॉमिनी डायरेक्टर तुम मुझसे बेहतर जानते हो, नॉमिनी डायरेक्टर कौन होते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है स्पेशल इंटरेस्ट के लिए। जैसे कंपनीज ने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो अपनी जगह वो किसी और को बेचते हैं। अच्छा इसको छोड़ो जरा, हिज नेटवर्थ इन लोगों को बताया जा रहा है, इसको जरा मैं ना साइड पे रख रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने डायरेक्टर का लेक्चर नहीं लिया होगा। अच्छा, हिज नेटवर्थ, जो एनबीएफसी के लिए अप्लाई करने आया ना उसको बताया कि तुम्हारी नेटवर्थ एज पर वेल्थ स्टेटमेंट अथॉरिटीज, या जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना तो हम बनाते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें बताते हैं क्या कमाया और कहाँ लगाया और कितने मेरे एसेट्स जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसको बोलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट को बोलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। इज नेट वर्थ एज पर वेल्थ स्टेटमेंट सबमिटेड विद द टैक्स अथॉरिटीज is not less than the twice amount to be subscribed by him
पर्सनली। जैसे कि एक पर्सन है, उसने एप्लीकेशन दी सबके साथ मिलके कि हमें एक एनबीएफसी बना दी जाए। तो कहता है, उससे पूछा जाएगा एनबीएफसी में कितने शेयर सब्सक्राइब करोगे। वो बोलता है एनबीएफसी में मैं 1 लाख शेयर्स सब्सक्राइब करूंगा। और 1 लाख शेयर्स अगर ये सब्सक्राइब करेगा, पूछा जाएगा एक शेयर कितने का है, बोलेंगे एक शेयर 10 रुपए का है। तो ये एनबीएफसी में कितने शेयर्स की वर्थ रखता है, एनबीएफसी में ये 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहता है। कहता है देखा जाएगा कि इनकम टैक्स वालों को इसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में बताया था कि मेरे पास दुनिया में असासाजात हैं 1.5 मिलियन के, कहेगी कि तुम एनबीएफसी बनाओ, क्योंकि ये बंदा इस काम को करने का अहल नहीं है। उन्होंने शर्त लगाई कि इस काम को करने के लिए वो बंदा अहलियत है होगी उस बंदे की। अगर वो कह रहा है कि मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइब करना है, तो उसने टैक्स अथॉरिटीज में जो बताया है, टैक्स वालों को बताई है अपनी नेटवर्थ। अगर इसने बताई होती ना कि मेरी नेटवर्थ 3 मिलियन है, तो कहता है ओके बना लो फिर, क्योंकि क्राइटेरिया ये था कि तुम्हारी नेटवर्थ में एसेट इस सब्सक्राइब्ड अमाउंट का ट्वाइस आने चाहिए, कि तुम्हारी नेटवर्थ इतनी है। जैसे यार हम अपने दोस्त को कहते हैं, तो हमारा दोस्त कहता है मैंने आईफोन परचेज करना है या मैंने महंगी कार परचेज करनी है, हम उसको कहते हैं यार तुम्हारी जेब में इतने पैसे हैं कि चलो आज पैसे तुमने लगा के कार ले ली, क्या उसके मेंटेनेंस के पैसे हैं? ठीक है, तो कहता है नेटवर्थ भी चेक करनी है जो बंदा स्पॉन्सर होगा इसका, कि जितने उसने शेयर सब्सक्राइब करने हैं ट्वाइस अमाउंट उसने टैक्स वालों को भी बताई हो कि मेरे पास इतने एसेट्स मौजूद हैं। उसके बाद हाँ जी, अब इसमें से कौन सा पॉइंट रिपीट करवाना है वो बताओ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने बताया कि एनबीएफसी बनाने के लिए जो पर्सन आता है उसके ऊपर ये सारे रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। वो पर्सन जो भी है, इसका प्रपोज डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, स्पॉन्सर है, ठीक है। तो यानी कि की मैनेजमेंट जितनी है उन्होंने कह दिया कि उन सब के ऊपर ये वाले सेक्शन अप्लाई होते हैं। ना तो कभी अल्लाह के फरिश्ते ही हों इसका मतलब वो, ठीक है, बिल्कुल मासूम बोले वाले लोग हों जो एनबीएफसी बनाने आए हैं। अच्छा जी, उसके बाद पॉइंट नंबर सी में कहता है ही हैज़ नॉट बीन द स्पॉन्सर, यानी कि जो अब अप्लाई करने आया है ना एनबीएफसी, उसको पूछा जाएगा, उससे प्रूव लिया जाएगा, उससे अंडरटेकिंग ली जाएगी कि अल्लाह की कसम उठाओ, क्योंकि अंडरटेकिंग फॉर्म हमने एनबीएफसी का जो मैंने तुम्हें रेगुलेशन भेजी है उसके एंड पे फॉर्म एक लगा हुआ है, सारे फॉर्म देख लेना, वो देखने की हद तक ही है। उसमें लिखा हुआ है कि कोई बंदा आप में से ऐसा तो नहीं है जिसने कभी कॉर्पोरेटिव फाइनेंस सोसाइटी के थ्रू एक फाइनेंस सोसाइटी बनाई थी, फाइनेंस कंपनी बनाई थी। ये एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, फाइनेंस सोसाइटीज़ वाला। तो कॉर्पोरेटिव फाइनेंस सोसाइटी के ज़रिए भी एक फाइनेंस सोसाइटी बन सकती है। तो उनसे पूछा जाता है कभी आप ऐसी फाइनेंस सोसाइटी के डायरेक्टर तो नहीं थे जिसने डिफ़ॉल्ट किया हो कहीं पेमेंट का, जो लोगों का पैसा लेके भाग गई थी। ठीक है, तो ये है पॉइंट सी। और कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? क्या हो गया? अच्छा, सबसे पहले इनको बता दिया कि अगर तुमने एनबीएफसी बनानी है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बता दिया। इसके बाद परमिशन टू फार्म एनबीएफसी। अब हमें पता चल गया हम तो बिल्कुल मासूम हैं, अल्लाह के फरिश्ते हैं, हमने कोई ये काम ऐसा नहीं किया जो उसने ऊपर बोला है। अल्लाह का शुक्र है मैं भी फरिश्ता ही हूँ, मैंने भी ऊपर वाला कोई काम नहीं किया और तुम भी फरिश्ते हो, तुमने भी मेरे ख्याल से कोई काम ऊपर वाला नहीं किया। ठीक है, तो अब हम फिर आगे जाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर वो सेक्शन अप्लाई नहीं होते, हम बिल्कुल अल्लाह के फरिश्ते हैं, मासूम हैं। वो फिर कहता है परमिशन टू फार्म एनबीएफसी रूल नंबर 4, पर्सन डिजायर्स टू फार्म एनबीएफसी शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द कमीशन। कहता है जो पर्सन जो है
वो डिज़ायर है, फिर भी देखो हम अल्लाह के फरिश्ते हैं ना, हम कहते हैं फिर भी हम जो है बिजनेस करेंगे। तो कहता है आप कंपनी जो है कमीशन को अप्लाई करे। एप्लीकेशन में ये नहीं लिखना बाखिदमत जनाब कमिश्नर साहब हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हमारे ऊपर ये रूल नंबर 3 अप्लाई नहीं होता ना यार, कभी भी ऐसा नहीं करना। एप्लीकेशन बनी बनाई पड़ी हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी सेट आउट इन फॉर्म 1। फॉर्म 1 में एप्लीकेशन पड़ी है। फॉर्म 1 किधर है? रात को यार ये भेजा नहीं था, ये देखो रेगुलेशन, इतनी ज़्यादा रेगुलेशन भेजी, इनके एंड पे फॉर्म लगे हुए हैं। कहता है एप्लीकेशन must be set out in form 1 providing information along with all the relevant documents and receipts। ये भी हो गया कि तुमने तमाम लोगों के डॉक्यूमेंट्स, रसीट्स और जो भी चीज़ें उस एप्लीकेशन में मांगी हुई हैं सारी की सारी तुमने हमें दे देनी है। उसके बाद एप्लीकेशन मस्ट एविडेंस द पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी। जब तुम एप्लीकेशन दोगे ना तो कहता उसके साथ बैंक में एक फ़ी जमा करवानी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसका मतलब जब कमीशन ने ये देख लिया ना कि एप्लीकेशन में कोई क्राइटेरिया मेड नहीं हो रहा, तो जाते सार ही हमारा 1 लाख रुपया डूब जाना है। इसलिए अल्लाह के फरिश्तों ये सोच लेना कि वाकई हम फरिश्ते हैं, क्योंकि 100,000 रुपीज़ 1 लाख रुपया उन्होंने वापस नहीं देना अगर एप्लीकेशन अप्रूव ना हुई। The commission may, if it is satisfied that the person seeking the permission to form the NBFC has fulfilled the terms and conditions specified in Rule 3। अगर कमीशन को पता चल गया कि जो रूल्स एंड कंडीशन मैंने बनाई रूल 3 में वो फुलफिल है, वो इनको सिर्फ इजाज़तनामा देगा। परमिट बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग टू सच पर्सन टू एस्टेब्लिश NBFC। वो सिर्फ इजाज़तनामा देने के 1 लाख रुपया ले रहा है कमीशन। 1 लाख रुपया इनसे ले लेगा, लाओ जी 1 लाख रुपया और ये लो इजाज़तनामा, NBFC बना लो। अभी सिर्फ इजाज़त मिली है, सिर्फ और सिर्फ इजाज़त मिली है। और परमिशन ग्रांटेड शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये परमिशन जो तुम्हें मिली है ना कि जाओ बच्चे जाके NBFC बना लो, वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की मिली है। उसके बाद परमिशन जो है एक्सटेंड हो सकती है, इसके ऊपर भी फिर फी देनी पड़ती है। परमिशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस। कहते हैं अगर कोई मजबूरी है, स्पेशल सर्कमस्टांसिस है, तो कमीशन के पास इख्तियार है, वो इस परमिशन को 6 महीने की जगह 3 माह और एक्सटेंड कर सकता है। पर ये कैसे एप्लीकेशन होगी? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रमोटर मेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ सच 6 मंथ। और इस एप्लीकेशन के साथ पैसे भी जाते हैं। अब वो पैसे पूछ लेना शुरू हो जाना, वो रिवीजन के पैसे होते हैं, वो सब पहले से डिफाइन होते हैं वहाँ पे। जो हमें याद करने का है, हमें ये है कि 1 लाख रुपया डूब जाना है अगर नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है। ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ दिस परमिशन, ये परमिशन मिल गई NBFC बनाने के लिए, तुमने इस परमिशन पीरियड में क्या करना है फिर? ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ दिस परमिशन द प्रमोटर ऑफ NBFCs, वो लोग जो अल्लाह के फरिश्ते थे, हम लोग क्या करेंगे? शैल गेट द NBFC इनकॉर्पोरेटेड, NBFC बनाएंगे, इनकॉर्पोरेट करवाएंगे एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जैसा कि तुमने अपने उस्ताद से पढ़ा हुआ है कंपनीज एक्ट 2017 में कि कंपनी कैसे बनाई जाती है, उस वे से कहता है कंपनी बना लेंगे। और वो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, वो कंपनी होगी हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पेशल जो है आप बिजनेस शो करवाओगे जो ऊपर वाले बिजनेस थे, कि हम ये और ये काम करना चाहते हैं, और इसके लिए हमने, आप अपने मेमोरेंडम में ये भी लिखेंगे कि परमिशन ली हुई है कमीशन से। ओके हो गया यहाँ तक? यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लेना मुझसे। ये था रूल नंबर 4। अब वो कौन से बिजनेस के लिए परमिशन ली होगी? डेफिनेटली ये वाले ही बिजनेस होंगे ना जिसके लिए तुम्हें इतना जो है जाना पड़ा और अपने आप के ऊपर चेक लगाना पड़ा कि वाकई मैं अल्लाह का मासूम फरिश्ता हूँ। फिर ये देखने के बाद तुमने फॉर्म फिल किया, फिर अल्लाह के फरिश्ते के पास नूरानी पैसा भी था, 1 लाख रुपया जमा करवा दिया,
और एप्लीकेशन दे दी, और एप्लीकेशन जैसा कि अल्लाह का फरिश्ता है तो बरकत हुई, एप्लीकेशन पास हो गई। और फिर कमीशन ने कह दिया 6 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, जाओ जाके कंपनी बना लो। तो 6 महीने के अंदर अंदर हमने एक पब्लिक कंपनी बनानी है। अब आगे की ज़िंदगी। कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, अभी परमिशन मिली थी यारो, लाइसेंस नहीं मिला कि जाके एनबीएफसी का काम शुरू कर लो, समझ आ गई। फार्म 1 के ऊपर परमिशन ली, परमिशन लेने के बाद हमने क्या किया, हमने क्या किया, एनबीएफसी बनाई, कंपनी बनाई, इनकॉर्पोरेट करवाई, और उसके बाद क्या किया, अब हम चाहते हैं कि हम काम स्टार्ट कर लें। अब हम चाहते हैं कि हम काम स्टार्ट कर लें। क्वेश्चन आया किसी के? ठीक है, ये हो गया। अच्छा मैं इसको चार्जिंग पे लगा लूँ, ये जो है ना बड़ा स्लो चल रहा है मेरे पास। जस्ट अ मिनट, बल्कि आधा मिनट। हाँ जी, आ गया मैं वापस। अच्छा, एनबीएफसी क्या करेगी, रूल नंबर 5 को फॉलो करेगी। फिर रूल नंबर 5 में क्या है, एन एनबीएफसी shall make the separate application to the commission for grant of license for carrying on different form of businesses as specified in section number 2A of the ordinance। समझ आ गई। उसने कहा जब एनबीएफसी बन जाएगी ना, बनने के बाद एक स्पेशल एप्लीकेशन, सेपरेट एप्लीकेशन करेंगे कि कमीशन जी इजाजत है आपकी कि क्या मैं ये वाले काम कर लूं, अब लाइसेंस लेना है, ग्रांट ऑफ लाइसेंस, आप मुझे इजाज़त दे सकते हैं कि मैं ये काम करूं। एप्लीकेशन जो आएगी वो कहता है ये नहीं लिखना कि बाखिदमत जनाब कमीशन साहब कंपनी इज़ कम्प्लीटेड, नाउ ग्रांट लाइसेंस। नहीं, ये ऐसा कोई काम नहीं करना। एप्लीकेशन पहले से बनी बनाई पड़ी है, तुमने उसको जस्ट खाली जगह पूरी करे वाला काम करना है। फॉर्म 2 के ऊपर एप्लीकेशन आनी चाहिए। वाह जी वाह, कमीशन की तो मुझे लगी हुई है यहाँ पे। एप्लीकेशन मस्ट बी विद द नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी। यार ये जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ ना, ये निचोड़ है एनबीएफसी का, और इसका ना तुम वो छोटे छोटे एमसीक्यूज बना लेना, और इंशाल्लाह ये तुम्हें अभी याद हो जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट बी नॉन रिफंडेबल processing fee amounting to 100,000 rupees for each of such license। वाह क्या बात है। अगर एक एनबीएफसी चाहती है मैंने इसमें से कोई एक काम करना है, तो कहता है हर काम के लिए अलहदा लाइसेंस, हर काम के लिए अलहदा लाइसेंस। जैसे एक एनबीएफसी चाहती है कि मैं इन्वेस्टमेंट सर्विसेज दूं और मैं डिस्काउंट सर्विसेज दूं, यानी कि लोगों को बोलूं कि अपने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक की बजाय ना मेरे पास ले आओ, मैं अच्छे जो हैं ये बैंक से अच्छी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हम देते हैं। कहता है ये दो लाइसेंस है, ये दो बिजनेस है, दोनों के लिए तुम्हें अलहदा एप्लीकेशन और दोनों के लिए 1-1 लाख रुपया, ठीक है, और जो कि नॉन रिफंडेबल है। बाद में एसएससीपी के सामने एहतजाज ना करना कि पैसा वापस करो। अच्छा जी, वो कहता है जी एप्लीकेशन हर बिजनेस की अलहदा देनी पड़ेगी, और नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी अमाउंटिंग टू 100,000 रुपी आपको जमा करवानी पड़ेगी। इफ़ द कमीशन, अगर कमीशन सेटिस्फाई फिर हुआ तो, कि अल्लाह के फरिश्तों, इफ़ द कमीशन इज सेटिस्फाइड देन कमीशन में इशू अ सिंगल लाइसेंस फॉर द बोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड
एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। कहता अगर कमीशन सेटिस्फाई हुआ ना तो वो तुम्हारा दो दो बिजनेस के लिए एक ही सर्टिफिकेट इशू कर देगा। वो कौन कौन से बिजनेसेस? वो ये वाले बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, यानी कि आपने कोई ऐसी एनबीएफसी बनानी है जिसमें लोगों को एडवाइस करें कि इन्वेस्टमेंट कौन सी अच्छी है और पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें और कमीशन कमा रहे हैं एडवाइस देने का। और साथ साथ आप ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं कि लोगों को बोले हमें पैसा दे तो हम फलानी कंपनी में खुद पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपके बिहाफ पे, तो एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। कहता कमीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो इन दोनों कामों के लिए एक ही लाइसेंस देगा, अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो। अगर नहीं सेटिस्फाई हुआ ना हो, 2 लाख रुपया जमा करवा दो, 2 लाइसेंस दे देगा तुम्हें। ओके, सही है। अच्छा जी, कमीशन, कमीशन जब लाइसेंस ग्रांट करेगा ना तो तुम जाने लगोगे, वो कहेगा कुछ बातें और भी सुन लो मेरी। कमीशन में वाइल ग्रांटिंग लाइसेंस इम्पोज सच कंडीशंस एज इट मे डीम नेसेसरी। कमीशन लाइसेंस ग्रांट करते हुए कोई भी कंडीशंस आपके ऊपर इम्पोज कर सकता है। द लाइसेंस ग्रांटेड टू द एनबीएफसी, जो लाइसेंस एनबीएफसी को ग्रांट होगा अंडर दीज रूल्स, इन रूल के तहत, शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। ओहो, हर साल 1 लाख रुपया जमा कराना पड़ेगा? नहीं। आगे चलते हैं, पढ़ने तो दो। लाइसेंस जो कि तुमने ऊपर लिया है, लाइसेंस ग्रांटेड टू द एनबीएफसी अंडर दिस रूल शैल बी वैलिड 1 ईयर, 1 साल के लिए ये वैलिड होगा। एंड ईच लाइसेंस, हर लाइसेंस शैल बी रीन्यूएबल, ये रीन्यूएबल होगा एनुअली ऑन द एप्लीकेशन एज सेट आउट इन फॉर्म नंबर 4। देखो अब सीक्वेंस याद रख लेना, भूल ना जाना। क्या कि एनबीएफसी अप्लाई करने के लिए फॉर्म नंबर 1 F1, एनबीएफसी का लाइसेंस लेने के लिए F2, लाइसेंस को रीन्यू करवाने के लिए F4, लाइसेंस लेने के लिए फी होती है 1 लाख रुपया। F4, लाइसेंस रिवाइज करवाने के लिए, जो लाइसेंस लिया ना तुमने F2 में, उस लाइसेंस को रिवाइज करवाने के लिए along with along with the payment of fee of 25,000 रुपीज। F4 को रिवाइज करवाने के लिए कितनी फी? 25,000 रुपी। यार ये सारा लॉ जो है तुम अपनी ज़बान में लिख सकते हो, बस मुझे सुन लेना, ठीक है? सुन लोगे ये सारा ही मक्खन मलाई है, फिर इजीली लिख लोगे। और मैंने तुम्हें बताया कि आईसीएम में सिर्फ डेफिनेशन से आजकल इससे पूछता है, लेकिन तुमने ये सुन के इसको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। ये 10-15 नंबर की गेम है। और इवन के मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि जब तुम पेपर में जाते हो ना तो ये छोटे छोटे रूल्स और लॉ पहले कर लिया करो। कंपनी एक्ट एक बहुत बड़ा दरिया है, उसमें बाद में छलांग लगाना, और उसमें भी छलांग लगाने से पहले वो सेफ्टी मेजर्स अपना लेना जो मैंने तुम्हें बताई। एवरी कंपनी इन एग्जिस्टेंस, अब रूल 2003 में आए थे, कंपनियां तो पहले भी दुनिया में मौजूद थी एनबीएफसी, तो उनको कह दिया गया कि जो कंपनीज 2003 से पहले की हैं उनको बात सुनाई। एवरी कंपनी इन एग्जिस्टेंस, हर वो कंपनी जो कि दुनिया में पहले से मौजूद है। एवरी कंपनी इन एग्जिस्टेंस वो क्या करे? क्या मुझे चेंज नहीं करने दे रहा? अच्छा, पेन से करके देखता हूँ, 1 मिनट। हाइलाइटर, every company in existence which is engaged in one or more form of business as specified in section number 282। अभी मैंने ऊपर बिजनेस दिखाए थे ना, उन्होंने कहा इस रूल के आने से पहले कंपनियां तो मौजूद थी ना, काम कर रही थी, वो क्या करेंगी? एवरी कंपनी इन एग्जिस्टेंस वो क्या करेंगी? शैल अप्लाई इन राइटिंग टू द कमीशन, वो कमीशन को रिटर्न एप्लीकेशन देगी एज प्रोवाइडेड बाय सब सेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 282 ऑफ द ऑर्डिनेंस। वो कहता है जी ऑर्डिनेंस के सब सेक्शन 3 के अंदर ये लिखा हुआ है, वो दोबारा एप्लीकेशन फाइल करेंगी कमीशन के साथ
फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस अलोंग विद द री नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ 50,000 रुपीज़। कहता है जो पहले से NBFCs काम कर रही है ना पाकिस्तान में, 2003 से पहले की बात है, कि 2003 में तो ये आया था, तो उन्होंने कहा इससे पहले जो कंपनीज काम कर रही हैं ना, उनको हुक्म दिया जाता है कि आप फ़ौरन से दोबारा अपना लाइसेंस अप्लाई करें और नॉन रिफंडेबल फ़ी के ऊपर अप्लाई करें जो कि 50,000 रुपये होगा। ठीक है, तो ये था ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए। ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए इसको मैं स्टेज कहता हूँ कि ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, कि अभी सिर्फ एप्लीकेशन दी है, कमीशन ने हाँ ना नहीं की, है ना, सिर्फ एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन के साथ हमने 1-1 लाख रुपया जमा करवा दिया। अच्छा क्यों यार इतनी सख्ती आ रही है इसके ऊपर, सोच में आ रहा है काम कि दुनिया में डबल शाह है, ट्रबल शाह ना पैदा हो जाए, है ना। इसीलिए FIA छापा मारती है ना ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर जो कि डॉलर एक्सचेंज कर रहे होते हैं, और आए दिन छापा उस जगह पे मारा जाता है FIA कि जी ये जो है इलीगल काम करें, क्योंकि उन लोगों ने NBFC नहीं बनाई हुई थी, वो वैसे ही हुंडियों वाला काम कर रहे होते हैं, वो तो जाके हमने वहाँ भी जाके पढ़ना है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में। और बाज़ लोग तो ऐसे ही डबल शाह की तो शायद तुम लोगों ने एग्जाम्पल नहीं सुनी, एक बंदा पाकिस्तान में अल्लाह का फरिश्ता ऐसा होता था, वो इतना चमत्कारी फरिश्ता था कि उसको कोई 100 रुपया देता था तो अगले दिन कहता था मुझे मुझसे 200 रुपया ले जाना। तो ऐसा लालच वहां को दिया कि बस उसका चमत्कार ऐसा हुआ कि सबके ही पैसे गायब हो गए, वो बाबा जी पैसे लेके गायब भी हो गए। तो तो ऐसे चमत्कारी फरिश्तों से बचने के लिए ना देखो कितनी कंडीशन उन्होंने सख्त लगाई हुई है इनके ऊपर। तो पहले तो ये चमत्कारी बाबे जो है ना फरिश्ते होने चाहिए, फिर इनको चाहिए एनबीएफसी बनाए, और एनबीएफसी के ऊपर कितनी देखो सख्त रेगुलेशन, हाथ कितना टाइट रखा हुआ है। कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। अच्छा अजान हो रही है, मैं सिर्फ 1 मिनट खामोश होऊंगा। अच्छा जी, आवाज़ मैंने बंद की थी अजान के लिए। कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, अब देखो इसको लाइसेंस ग्रांट होने लगा है। कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, इफ द कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द कंपनी हैज फुलफिल्ड द कंडीशन स्पेसिफाइड इन रूल 3 shall grant the license to the company in फॉर्म नंबर 3। फॉर्म 3 के ऊपर लाइसेंस अपनी मर्जी जो है, इसका मतलब फॉर्म 3 कमीशन ने अपने लिए रखा हुआ है बना के कि फॉर्म 3 के ऊपर मैं तुम्हें अपनी मर्जी जो है कि तुम चलो काम कर लो, फॉर वन आर मोर ऑफ द फंक्शन एक्टिविटीज सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद मैं ना आपके क्वेश्चन जो है आंसर करूंगा, क्वेश्चन आज आ गए हैं। नंबर 1 कहता है कंडीशन क्या है लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए। पहली कंडीशन तो ये ना कि तुम रूल नंबर 3 के तहत वो सारी कंडीशन, यानी कि अल्लाह के फरिश्ते हों, फिर उसके बाद फरिश्तों से ही काम नहीं चलेगा, पैसा भी जमा करवाओ और उसके बाद ये कंडीशन भी फुलफिल करो। तुम्हें कंपनी बनाने का बोला था, नंबर ए तुमने कंपनी क्या बना ली, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर ये इसने कह दिया ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो सारी रेगुलेशन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर जो हमने पढ़ ली हैं
कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके बाद स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, सब कुछ यार, सब कुछ जो पब्लिक कंपनी का तुमने पढ़ लिया है सब कुछ नाफिज हो गया इसके ऊपर। उसके बाद कंपनी हैज सेपरेट लेयर्स ऑफ मिनिमम इक्विटी। फिर इसके बाद कह दिया कंपनी के पास कितनी इक्विटी होनी चाहिए, सेपरेट लेयर्स। एक एनबीएफसी चला ली ना आपने, अब एनपीएफसी कह रही है मैं दो काम करना चाहती हूँ। कौन कौन से? मैं जी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज देना चाहती हूँ, और मैं एनबीएफसी कहती है मैं लीजिंग का काम करना चाहती हूँ। तो लॉ ने कहा तुम्हारे पास ना दो तरह की इक्विटी मौजूद होनी चाहिए, दो तरह का कैपिटल मौजूद होना चाहिए पैसों में। कौन कौन से पैसे? अगर तुमने इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज करनी है तो तुम्हारे पास इस सर्विसेज का कैपिटल अलहदा मौजूद हो, जो कि होगा 300 मिलियन का। और अगर तुमने लीजिंग का काम करना है तो तुम्हारे पास कैपिटल जो है मौजूद होना चाहिए 200 मिलियन का। इसी तरह अगर तुमने वेंचर कैपिटल कंपनी बनानी है कि आओ किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, पैसा हमें दो, वो प्रोजेक्ट में पैसा हम लगाएंगे, हम बड़े सियाने हैं, हम बड़े जो हैं चमत्कारी बाबा हैं, हम आपको वो जो है ना पैसे डबल करके दे देंगे और ये प्रोजेक्ट भी अच्छा जाएगा। तो कहता है ऐसा काम करने के लिए 5 मिलियन रुपये का आपके पास कैपिटल होना चाहिए। डिस्काउंट सर्विसेज करनी है तो आपके पास 200 मिलियन का कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए इकट्ठा कह दिया कि इनके पास होना चाहिए कैपिटल 30 मिलियन का। इसके बाद हाउस फाइनेंसिंग सर्विसेज देनी है तो 100 मिलियन का आपके पास कैपिटल मौजूद होना चाहिए। कंपनी हैज़ अलॉटेड एट लीस्ट, और इस कैपिटल का आवाम से, तो इस कंपनी ने पैसा इकट्ठा करना ही है, आवाम से इकट्ठा तो होगा, लेकिन पूरी इन्वेस्टमेंट का जो भी काम करोगे 15% जो है सब्सक्राइब करेगा प्रमोटर जो इस कंपनी को बनाने जा रहा है। द प्रमोटर एंड डायरेक्टर, फिर प्रमोटर और डायरेक्टर क्या करेंगे? हैव गिवन द अंडरटेकिंग, अल्लाह की कसमें खाएंगे, हलफनामा देंगे, दैट दे आल नॉट डिस्पोज ऑफ देयर शेयर्स। प्रमोटर और डायरेक्टर अल्लाह की कसम खाएंगे अपना गला पकड़ के कि अल्लाह की कसमें यार हम क्या नहीं करेंगे, शैल नॉट डिस्पोज ऑफ देयर शेयर्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। हम 3 सालों तक, अब ये एनबीएफसी बन गई, 3 साल तक हम अपने शेयर नहीं बेचेंगे from the date of commencement of business except with the prior approval of the commission in writing। कि कमीशन से पूछे बगैर अल्लाह की कसमें हम कभी भी अपने शेयर 3 सालों के अंदर नहीं बेचेंगे। उसके बाद कंपनी अपॉइंट्स इज चीफ एग्जीक्यूटिव, और जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा ना, अब एक एनबीएफसी है ना, एक एनबीएफसी चाहती है मेरे 2 या 3 या 4 से ज्यादा बिजनेस हो, तो कहता है हर बिजनेस के लिए तुमने अलहदा सीईओ अपॉइंट करना है। एनबीएफसी ने अगर इन ज्यादा कामों के लिए लाइसेंस लिया है ना, तो हर काम के ऊपर एक अलहदा सीईओ होगा, हर काम के ऊपर एक बड़ा जो नौकर रखना है ना, जो वो ये काम देखेगा, तो वो एक अलहदा सीईओ होगा। अब सीईओ की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? पहले तो अल्लाह का फरिश्ता होना चाहिए ना, उसके बाद क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बाद में आगे जाके पढ़ेंगे कि ये कौन सा सीईओ होना चाहिए जो इनका सीईओ बने। कंपनी अपॉइंट इस चीफ एग्जीक्यूटिव हु डजंट होल्ड सच ऑफिस इन एनी अदर कंपनी। चलो जी, ये भी अल्लाह का फरिश्ता होने के साथ साथ कहता है जी किसी भी कंपनी का सीईओ ना हो। जैसे मैं किसी कंपनी का सीईओ नहीं हूँ यार, मुझे ये पॉइंट कर ले। अच्छा, उसके बाद सच सीईओ कैन आल्सो होल्ड ऑफिस फॉर एन अदर फंड बीइंग मैनेज्ड बाय द सेड कंपनी बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। देखा ना, उन्होंने कहा किसी और कंपनी का सीईओ ना हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा ये सीईओ सारा सीईओ नहीं बन पाएगा, सिर्फ एक बिजनेस का, एनबीएफसी के किसी एक बिजनेस का सीईओ होगा। अगर इसके हाथ में ये सब कुछ देना है तो कहता है जी कमीशन चाहिए, कमीशन से तुम्हें अप्रूवल चाहिए।
फिर तुम्हें लाइसेंस ग्रांट, अभी भी लाइसेंस नहीं ग्रांट हो रहा। फिर उसके बाद अगली कंडीशन, कंपनी हैज गिवन एन अंडरटेकिंग, कंपनी एक अल्लाह की कसम उठाए, दैट नो चेंज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि ये कंपनी अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं चेंज करेगी, एंड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी मेड आउट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। तो कंपनी भी एक अल्लाह की कसम उठाए कि हम अपना मेमोरेंडम चेंज नहीं करेंगे और ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज करेंगे, बट कमीशन की इजाज़त लेने से लिए बगैर। देखो कंपनी अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कब चेंज करती है, जब अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना हो, जब कोई लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना हो, तो तब कंपनी जो है अपना मेमोरेंडम चेंज करती है। तो उन्होंने कह दिया मेमोरेंडम चेंज नहीं होगा, जो जगह पे जिस जगह पे काम कर रहे हो तो फिर कर रहे हो। उसके बाद कंपनी हैज गिवन एंड अंडरटेकिंग, फिर अल्लाह की कसमें खाएगी, दैट कंडीशंस ऑफ ऑपरेशंस एज सेट आउट इन दीज रूल्स आर रेगुलेशन। कंपनी फिर अल्लाह की कसम खाएगी, यार अल्लाह की कसमें, जो रूल्स तुमने बना दिए, जो रेगुलेशन तुमने बना दी और जो कंडीशन कमिश्नर ने हमारे ऊपर लगा दी, हम उसी कंडीशन में रहते हुए अपना साथ फर्निश्ड एन अंडरटेकिंग, फिर कंपनी अल्लाह की कसम खाएगी, हल्फिया बयान देगी, विद इन 90 डेज ऑफ द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस जब ये सर्टिफिकेट, ये जब ये सारा काम ऊपर तक हो जाएगा, कमिश्नर ने तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिया, ग्रांट लाइसेंस दे दिया, तो 90 दिन के अंदर दोबारा कंपनी एक अल्लाह की कसम खाएगी, that within 90 days of the grant of certificate of registration it shall furnish evidence to the certification of the commission। कहता है अल्लाह की कसम भी खाएगी और 90 दिन के अंदर कमीशन को सर्टिफाई भी करेगी दैट पर्सनल एम्प्लॉयड बाय इट फॉर की मैनेजमेंट पोजीशंस, जो इसने बंदे फिर मैनेजर बनाए हैं, की मैनेजमेंट पोजीशन पे आए हैं, रिसर्च और अदर रिलेटेड फंक्शन, sufficient educational qualification and professional experience to undertake to perform the business। आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। होपफुली आपको सुन के ही सारा एनबीएफसी क्लियर हो गया होगा। बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा टॉपिक है। हाँ, अगर तुमने मुझे नहीं ना सुना तो ये तुम्हारी जान का अजाब बनेगा एनबीएफसी। अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूस बोल रहा हूँ। देख लेता हूँ किसने क्या क्या पूछा है। एनबीएफसी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। रूल आए हैं 2003 में, राइट खा गया, आप दोबारा से लाइसेंस लो, बट अगर वो को कंपनी एलिजिबिलिटी तो नहीं करेगी ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो फिर क्या होगा, उसको वाइंड अप कर देंगे। देखो रूल इसीलिए बनाए ना कि हम लोगों का भला हो। अगर कोई कंपनी इन वायलेशन में है तो उसको तबाह करेंगे, फिर तोड़ेंगे। कल को ये कंपनी क्या करेगी, फ्रॉड करेगी मेरे और आपके साथ। कितनी अच्छी बात है फिर ये। रूल इसलिए बनाए गए कि पहले से जो मौजूद कंपनी है दोबारा हमारे पास आए और हमें शो करवाए कि क्या हो रहा है वहां पे। यार बैंक एनबीएफसी बैंक से मिलता जुलता बैंक। देखो मेरे पास जितने पैसे है ना, मैं कसम उठा के कहता हूँ मैंने बैंक को दिए हुए हैं, बैंक के अकाउंट में। क्यों? क्योंकि मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, जब जाऊंगा मुझे खाली हाथ नहीं लुटाएगा। हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा बैंक के थ्रू करूंगा। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा मुझे बाजार में मिल जाए कि यार बैंक में पैसे ना रखवाना, मेरे पास रखवा लो, मैं तुम्हें चेक बुक देता हूँ अपनी, ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ, तो कितनी बुरी बात है ना यार, है ना? है कि नहीं? डिस्काउंट सर्विसेज का बता दे महानूर। डिस्काउंट सर्विसेज होती हैं, शायद तुमने बीकॉम नहीं किया, उसमें अगर किया होता ना तो तुम्हें पता होता कि बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक वगैरह। चलो एग्जांपल लेते हैं। आज महनूर आप मैंने आपको चेक दे दिया कि महनूर 3 माह बाद ना मुझसे आके 500 रुपया ले लेना, ठीक है। लाख लाख रुपया तो नहीं ना दूंगा महनूर मैं आपको, तो 500 रुपया 3 माह बाद आके मुझसे ले लेना। महनूर आपको 500 की ज़रूरत पड़ गई, आपने उन 500 का पिज़्ज़ा खाना था, आपको आज ज़रूरत पड़ गई, आप वो 500 लेके बैंक के पास गई। बैंक ने कहा ये तो तुम्हें 3 माह बाद मिलना है, तुम अभी पैसे मांग रही हो। आपने कहा मुझे अभी दे दे। बैंक बोलेगा अच्छा 3 माह के पैसे अभी तुम्हें चाहिए ना, तो मैं कुछ इसमें से पैसे रखूंगा,
तुम्हें 500 रुपया नहीं, तुम्हें हम देंगे 480 रुपये और 20 रुपये हम रखेंगे। तुमने मान लिया, बैंक ने तुम्हें 480 रुपये दे दिए, इसका मतलब तुमने इसको डिस्काउंट करवा लिया और पैसे भी खा गई। अब 3 माह बाद बैंक को क्या मिलेगा? 3 माह बाद बैंक को पूरा 500 मिलेगा। अब समझ आ गई? आज मुझे भूख बड़ी लगी हुई है, इसलिए पिज़्ज़ा याद आ गया। सर यू मेक टुडे टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ये लोग एम इसको कहते हैं, बिल्कुल फजूल है। डिस्काउंट सर्विसेज बता दी मैंने। उसके बाद कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को मंथली देना बंद कर दे, इसीलिए पकड़ा गया। हाँ, वो मौजम मौजम डबल शाह देखो रॉन्ग वे में चल रहा था ना, ठीक था वो बंदा, सही था। मैंने कहा था ना, चमत्कारी बाबा था बेचारा, कि पैसे देते थे और आवाम को पैसे दे रहा था, लेकिन रॉन्ग वे मसलन पता क्या था? अगर वो एक एनबीएफसी बना लेता और अगर वो इस वे से चलता जिस वे से ये हुकूमत ने बताया है, इस वे से चलता, तो किसी की हिम्मत नहीं होनी थी उसको पकड़ने की। सही है, बस उसने ये गलत काम किया ना कि लोगों के साथ, पता नहीं यार क्या जादू था उसके पास। बस अभी उसका लंबा टाइम के लिए लंबा हाथ मारने का प्रोग्राम था। अब तो वो बेचारा मर गया ना, चलो जहाँ भी है, मरे हुए के खिलाफ बंदा कोई बात ना करे। तो अल्लाह जहाँ भी है हर मुसलमान की यार मग़फ़िरत फरमाए। बहुत, क़यामत तो उसी वक्त आ जाती है जब एक बंदा मर जाता है, उसके लिए तो क़यामत, इसीलिए कुरान पाक में बोला गया है कि क़यामत करीब आ पहुंची है और तुम अभी तक सो रहे हो। वो क़यामत नहीं यार, वो तो पता नहीं कब आनी है जाके। क़यामत मेरी और आपकी क़यामत क्या है? हमारी मौत है, उसी वक्त हम, अल्लाह माफ़ करे। चलो छोड़ो, कहाँ ले गए मुझे। डबल शाह से मुराद क्या है? और यार ये एक बंदा था जो कि ना इन्फ्लुएंस करता था कि आप हमें पैसे दें, हम आपको डबल करके देंगे। तो आप अपने वालिद मोहतरम से इसकी पूछ लेना, मुझे भी मेरे वालिदैन से ही पता चला है ये डबल शाह क्या था, मैंने तो कभी नहीं उसको देखा। एनबीएफसी लोन दे सकती है, हाँ एनबीएफसी ने तो यही करना है ना काम, एनबीएफसी ने यही तो काम करना है ना, लोन देना है और सूद खाने हैं और बैंकिंग जैसा काम करना है। ठीक है। उसके बाद टीआरई सर्टिफिकेट, या टीआरई सर्टिफिकेट जो होते हैं इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना, इसकी एनबीएफसी के स्टार्ट में दी हुई है। वो टीआरई सर्टिफिकेट जो होते हैं टर्म, ये सर्टिफिकेट की डेफिनेशन गूगल से भी सर्च कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगी। अच्छा पर्सन का था, मेरे टीचर थे, उनको चूना लगाया था ये वाला। अच्छा। चलो ठीक है। किस कैटेगरी के थ्रू? समझ नहीं आई, किस कैटेगरी के थ्रू? यही, ये सर यही तो रोना है कि पाकिस्तान में रेगुलेटरी बॉडीज अपना काम ठीक से नहीं कर रही। चलो यार, पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे हमारा क्या लेना देना। हमने तो अच्छे, देखो ट्रैफिक का लाइसेंस लेना और फिर भी गाड़ी गलत चलाना कितनी बुरी बात है। हमने तो अच्छाई फैलानी है। एनबीएफसी, एनबीएफसी की कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दें जो कि रजिस्टर हो। माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग, उसके बाद तुम गूगल के ऊपर सर्च करो, इतनी ज़्यादा एनबीएफसी मौजूद हैं। एससीसीपी की साइट पे चेक करो, इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में एनबीएफसी मौजूद हैं। इवन के यहाँ पे मेरे एरिया में डी ग्राउंड वाली साइड पे एनबीएफसीज मौजूद हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज परफॉर्म कर रही हैं। लोन किस कैटेगरी के थ्रू देगी? देखो उन्होंने कहा था ये 1984 का जो एक्ट था ना, इसके तहत कहा था एनी अदर बिजनेस, जो हम स्पेसिफाई कर देंगे, तो उन्होंने बाद में इसको भी स्पेसिफाई किया। कंसर्न अथॉरिटी को मंथली देनी बंद कर दी थी, ये भी हो गया। सर लाइसेंस मिलने के बाद गायब नहीं हो सकते? हो जाओ गायब, तुम्हारा ही नुकसान है ना, हो जाओ गायब। लाइसेंस मिल गया, गायब हो जाओ, पैसे जो लगाए हैं वो डूब जाएंगे, कंपनी जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। पब्लिक कंपनी बनाई है ना, गायब हो जाओ, पीछे से क्या होगा, वाइंड अप कर देंगे वो। सर ये भी हो गया,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग कंपनी। देखो मैंने लेक्चर पढ़ाने से पहले ही बता दिया था कि बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग कंपनी में क्या फ़र्क है। देखो जब अगर हमने ये नई ना चीज़ पढ़ी तो हम यही सोचेंगे कि बैंकिंग कंपनी का मतलब बैंकिंग कंपनी, बैंक अल्फला, बैंक मिज़ान बैंक, अलाइड बैंक, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब इंटरलूप, मिज़ान, मिल्स, एमटीएम और उसके बाद बाटा शूज़। नहीं यार, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का मतलब है कि ऐसी कंपनी जो बैंक से मिलता जुलता कारोबार करे, ऐसी कंपनी जो बैंकिंग ना हो। बैंकिंग कंपनीज कौन सी होती हैं? बैंकिंग कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि कंपनीज एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट होती हैं, प्लस वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 उसको फॉलो कर रही होती है। ठीक है, उसको उसको मैनेज कर रही होती है, प्लस वो SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशन को भी मान रही होती हैं। ये होती हैं बैंकिंग कंपनी। और ये NBFC एक ऐसा है कि ये बैंक जैसा ही मिलता जुलता काम करने आ गया है, लेकिन ये ना तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 को मान रहा है, ना ये स्टेट बैंक को मान रहा है। ठीक है, और अवाम के पैसों के साथ अवाम से खेलना चाह रहा है। ठीक है, जैसे NBFCs डिपॉजिट टेकिंग NBFCs भी होती हैं कि आप अपने पैसे बैंक से ज़्यादा महफूज हमारे पास समझें। ठीक है, हम आपके पैसों की हिफाजत करेंगे। ये होता है फ़र्क इनमें। सर मेरा नाम याद रख लें, हाँ आना। अच्छा जी, उसके बाद क्या है सर? कोई एग्जांपल दें। एग्जांपल मिल गई ना। वासिफ कह रहा है कि मेरे टीचर को चूना लगा गया था। सर इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, NBFC हैं। हाँ, ये जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज और ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, उन्होंने कहा नहीं वेंचर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ही होती हैं, वो भी NBFCs है। सर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हाँ यार जब कह दिया ना उसामा कि एक कंपनी बननी चाहिए तो पब्लिक कंपनी के ऊपर जो जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरी करनी पड़ेंगी। सर स्टेट बैंक की गारंटी नहीं देती। स्टेट सर स्टेट बैंक नहीं यार, स्टेट बैंक ने क्यों देनी NBFC की गारंटी? जो कह रहा है जो कह रहा है कि मैं बैंक ही नहीं हूँ, तो क्या वो स्टेट बैंक की रेगुलेशन को मानेगा? स्टेट बैंक एक स्टैट्यूटरी कंपनी है जो कि रेगुलेट कर रही है बैंकिंग कंपनीज को। अब बैंकिंग कंपनीज को दो लोग रेगुलेट कर रहे हैं, SCCP और स्टेट बैंक। इसीलिए तुम बैंक में जो पैसे जमा करवाते हो वो तुम्हें सही सलामत वापस मिल जाते हैं। इसीलिए उन्होंने ATM के साथ AC लगाया होता है कि स्टेट बैंक की रेगुलेशन है, ये है, वो है, फलां है। 1 मिनट। अच्छा, स्टेट बैंक गारंटी ने नहीं देनी क्योंकि स्टेट बैंक जो है बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट कर रहा है। वेंचर कैपिटल, अच्छा यार ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है ना, वेंचर कैपिटल का मतलब कि ऐसी इन्वेस्टमेंट करना जो कि म्यूचुअल फंड के ऊपर हो। मेरा ख्याल है कल मैं ना डेफिनेशन ही आपको फिर पढ़ा दूं। मैंने कहा डेफिनेशन, ये इकोनॉमिक्स की सारी डेफिनेशन है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर मैं एक दिन लगा लेता हूँ इसके ऊपर, डेफिनेशन जो है ये सारी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, वेंचर कैपिटल ऐसा फंड, ऐसा कैपिटल क्रिएट करना। वेंचर कैपिटल का मतलब है ऐसा कैपिटल क्रिएट करना या ऐसी इन्वेस्टमेंट करना कि आपकी भी उसमें पैसे हैं और NBFC भी उसमें अपना पैसा शामिल कर रही है, और कहते हैं मिल के काम करते हैं, कोई मिल के कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे जो भी फंड होगा हम तकसीम कर लेंगे। और ये मैंने तुम्हें लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था। अच्छा, डायरेक्टर हु इज़ अपॉइंटेड बाय द क्रेडिटर, हाँ नॉमिनी डायरेक्टर कोई भी अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद ARB रिपीट कर दें। तलहा कौन सा ARB रिपीट करूँ ये भी बता देना प्लीज़। अपलोड लेक्चर ऑफ लास्ट क्लास। यार IT के लोगों को मैंने कहा है कि लेक्चर जो है पुरानी क्लास के अपलोड कर दें। फुल स्क्रीन हो गई थी, यस सर। और किसी का यार कोई क्वेश्चन?
आज बड़े क्वेश्चन आ रहे थे आप लोगों के, खप गया। पहले तो कोई क्वेश्चन नहीं होता, पहले तो चुप करके सुन लेते हो। ये स्लाइड मैंने शेयर कर दी थी रात को। मिनिमम मेंबर 3 होंगे। पब्लिक कंपनी ना, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के मिनिमम मेंबर कितने होते हैं तुम बताओ। तो मिनिमम मेंबर 3 होते हैं। लाइसेंस वाले का ए और बी, लाइसेंस वाले का, अब लाइसेंस वाले का ए और बी, ग्रांट ऑफ लाइसेंस, हाँ ए और बी। सबसे पहले तुम्हें लाइसेंस तब दिया जाएगा, पहले देखा जाएगा ये वाली सिर्फ, चलो मैं भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ मैं इसको। ग्रांट ऑफ लाइसेंस में सबसे पहले देखा जाएगा, लाइसेंस तब ग्रांट किया जाएगा, पहले पूछा जाएगा क्या तुमने एक पब्लिक कंपनी बना ली, जो तुम्हें कहा गया था कि 90 दिन के अंदर अंदर कंपनी बनाओ, ठीक है। और उसके बाद पूछा जाएगा बी पॉइंट में, कंपनी हैज सेपरेट लेयर्स ऑफ मिनिमम इक्विटी, कंपनी के पास जो इक्विटी का मतलब कि कंपनी के पास जो मेंबर्स हैं ना, उन्होंने इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की हो कितनी कितनी, वो बताइए। कि अगर ये सारे मेंबर्स चाहते हैं इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज, तो सब ने अलहदा पैसे रखने हैं इसके 3 मिलियन, ठीक है। लीजिंग के लिए 200 मिलियन। तो ये सारी रेगुलेशन और रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई। अब इंशाल्लाह तुम्हें समझ आ जाएगी, और कल इंशाल्लाह मज़ीद इसको हम अच्छे वे से कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यार मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डेफिनेशन ये जो है ना, इनको पढ़ के रखना। ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड, इनको गूगल से सर्च करना, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स टर्म्स हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है और ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पूछता होता है तुमसे एग्जाम में, ना कि मैं एक दिन लगाऊं तो सारी डेफिनेशन के ऊपर एम ही दिन लगा दूँ एक, तुम कर लोगे। मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो समझा देता हूँ तुम्हें। ओके जी, सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।